हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 9th का मैथ्स जो गणित है वो कवर कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिएगा और फेयर कॉपी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो हम आज 1.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 1.2 प्रश्नावली 1.2 जो है हम करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। और जो मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं वो प्लीज़ आप थैंक यू की बजाय ये लिखिए कि सर हमने आपका चैनल शेयर कर दिया है, ऐसा लिखिए तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। देखो थैंक यू से मुझे खुशी इतनी इतनी नहीं होती है जितनी आप यदि ऐसा लिखोगे कि सर आपका चैनल हमने शेयर कर दिया है। यदि आप ऐसा लिख दोगे ना और ऐसा कर दोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने सभी बेस्ट फ्रेंड्स को, स्कूल जो क्लासमेट्स हैं आपके, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखो इतना मैं करता हूँ तो देखो मेहनत तो लगती है, हार्ड वर्क मैं भी कर रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है। 5 मिनट या 2 मिनट लगेंगे आपको शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ अपने जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनको बताइएगा इस चैनल के बारे में, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्यों? क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 9th का मैथ्स पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी करवाऊंगा। एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई, आपकी दोनों की जो है मैं एग्ज़ाम की जो है पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा, ठीक है। आपके एग्जाम की मैं तैयारी पूरी करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सत्य असत्य 1.2 का 1.2 का ही दिया हुआ है। पहला सवाल है, आप देख लीजिएगा, बुक मैंने आपको बता दी थी। और जिस स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक लिख दीजिएगा, आपके पास बुक आ जाएगी। हिंदी मीडियम में भी आ जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी आ जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सत्य और असत्य बताइए, अपने कारण भी दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सब कुछ मैंने एक क्लास ली हुई है, वहां पर बताया हुआ है। तो उसकी उस लिंक उस वीडियो की जो है लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी जो नंबर सिस्टम से संख्याएं हैं, संख्या के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो सब कुछ मैंने क्लास में बताए हुए हैं। तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से आप देख लीजिएगा, मैं जो उस क्लास की लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से अपनी जो क्लास वो कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी मेरी तो आप वो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और यदि मेरी प्रीवियस क्लास देखना है तो उसकी उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैंने लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं मेरी प्रीवियस क्लास है, ठीक है। मैं कम से कम 3 क्लास ले चुका हूँ अभी तक, इस चैप्टर की 3 क्लास में ले चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो ऊपर जाएगा, सिर से ऊपर, ठीक है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना, हमसे ये बोल रहे हैं वो। देखो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। आपकी जो वार्षिक एग्जाम है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव में 100% सही विकल्प, रिक्त स्थान या जो सत्य असत्य होते हैं उसमें 100% ये आने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। जितनी भी संख्या होती है वो सारी वास्तविक संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो अंडर रूट के अंदर होती है, रूट के अंदर होती है, जो रूट के अंदर होती है। लेकिन रूट के अंदर भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर, अभाज्य संख्या जैसे √7, √13 है ना, और फिर √17, तो ये क्या है? नहीं, अभाज्य संख्या है। तो रूट के अंदर कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या यदि रहेगी तो वो कौन सी संख्या है? वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है हमसे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो सारी वास्तविक होती है क्या? हमसे ये बोल रहे हैं, क्या वो सारी वास्तविक होती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 4, है ना, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है क्या 4? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है। तो वो यूं बोल रहे हैं कि प्रत्येक जो अपरिमेय, जो जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है क्या? ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, एक मैं आपको बात बता दूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो वास्तविक संख्याएं होती है ना,
जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बनती है। एक तो परिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है और अपरिमेय। याद रखना, वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वास्तविक संख्या किन से मिलकर बनती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, तो ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि होती है। क्यों होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो अपरिमेय से मिलकर भी बनती है और परिमेय से भी मिलकर बनती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सत्य। सत्य आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, सत्य। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, ऐसा लिख देना सत्य। वैसे मैंने नोट्स जो है बनाए हुए, मैं आपको एक सूचना दे दूं कि जो मैं नोट्स बना रहा हूं, ठीक है, उसकी लिंक जो है, उसके मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके पीडीएफ की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहां पर ये सारे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो आप वहां से फेयर कॉपी अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको मेरी मेहनत दिख रही हो तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो शेयर करोगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो देखो तभी मैं आपको आगे पूरा कोर्स कंप्लीट करा पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप अपना ये फ़र्ज़ समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारी इसको समझें कि आप जो है अपने चैनल, जो अपना ये चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। हमको कारण भी देना है, रीजन भी हमको बताना है, तो मैं कारण भी आपको बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा किसे कहते हैं, जैसे ये जो होती है, यहाँ पे बिंदु होता है, इधर 1 2 3 4, इधर हम कर देते हैं, इधर 1 2 3 4, ये अनंत तक जाता है ना, इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या होती है, संख्या रेखा, है ना। ये क्या है, हमारी संख्या रेखा। तो संख्या रेखा जो ये होती है, संख्या रेखा, इधर माइनस और इधर प्लस नंबर रहते हैं ना। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब जो प्रत्येक बिंदु ये जो दिख रहा है, ये √m के रूप का होता है क्या, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो √m, मान लो m को वो क्या बोल रहे हैं, m को, जहां m एक प्राकृत संख्या है, क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या जैसे हम यहाँ पर ले, मान लो प्राकृत संख्या मैंने ली है यहाँ पर √, यहाँ पे ले लिया मैंने 3, ठीक है। तो √ यहाँ पे मैंने 3 लिया है, √ क्या लिया मैंने 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ऐसा। तो बताओ ऐसा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, कहीं पे 1.75 ऐसा नंबर दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये इस रूप का नहीं होगा। तो मतलब क्या आएगा, यहाँ पे असत्य आएगा। क्या आएगा, असत्य। ठीक है, क्या आ जाएगा, असत्य। क्यों आएगा, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो m, ये जो m मतलब जो ये हम ये जो 3 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, ये m ही है ना, m मतलब प्राकृत संख्या ये है ना, प्राकृत संख्या। तो हमने प्राकृत संख्या रखी, लेकिन इस पूरे की वैल्यू क्या आती है, इसका मान कितना आता है, जब हम इसको हल करेंगे तो 1.735। ठीक है, जैसे मैंने √4 का मान पूछो आपसे, तो इसका कितना आता है 2, √9 का मान पूछो तो इसका आता है 3, तो वैसे ही √3 का कितना आया है 1.735, 1.735 ही आया है। ठीक है, तो असत्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है ना, तो √m के रूप का नहीं होता है, क्योंकि जो है संख्या रेखा पर पूर्णांक होते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब उसमें दशमलव नहीं रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक, मतलब पूर्णांक होता है, उसमें दशमलव नहीं होता, जबकि यहाँ पर दशमलव आ रहा है। ठीक है, तो नोट्स में मैंने व्यवस्थित लिखा हुआ है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थर्ड वाला, प्रत्येक वास्तविक संख्या, है ना, यहाँ आ जाएगा संख्या, क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या, मतलब यूं पूछ रहे हैं कि जो रियल नंबर है, जो जितने भी रियल नंबर है, क्या वो इरेशनल नंबर है, क्या अपरिमेय संख्या है, क्या वो इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है क्या वो, जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो सारे अपरिमेय है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वास्तविक संख्या, अभी मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या होता है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा असत्य। क्या आ जाएगा,
असत्य। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो है वास्तविक संख्या वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जो धनात्मक पूर्णांक मतलब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये धनात्मक पूर्णांक के प्लस वाले, लेकिन धनात्मक बोल रहे हैं ना तो ये प्लस वाले केवल जो पूर्णांक है ये प्लस वाले, ठीक है ऊपर। ठीक है, तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब हमको वर्गमूल बताना है इसमें से इधर वाला ऐसा कोई वर्गमूल लेना है। तो देखो 4 का हम वर्गमूल लेते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल है ना, √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 एक परिमेय संख्या है क्या? तो बिल्कुल 2/1 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे जो है जो हर में क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 0 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं √4 का वैल्यू कितना आ जाएगी? 2। तो √4 की जो वर्गमूल √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो 2/1 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा था हमसे कि क्या सभी जो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल होते हैं, वर्गमूल मतलब जो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। ठीक है, तो अपरिमेय होते हैं यदि उन्हें ऐसी संख्या की वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यदि √3 लेते मान लो, तो √3 का तो क्या था? 1.735 है ना, और ये तो एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो अपरिमेय हो जाती। क्या हो जाती? अपरिमेय। जबकि हमसे पूछा है कि वो परिमेय हमको बताना है। क्या बताना है? परिमेय हमको बताना था। ठीक है, तो आप वर्गमूल यहाँ पे 9 भी आ सकता है, जैसे 9 भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। तो 3/1 भी हम लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बचाओ, ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा और मुझ पर विश्वास कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, जो अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब इसका थर्ड है। थर्ड में आपको जो है अलग से बताऊंगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से समझिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, खुद से करने की उस सवाल को कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट थर्ड वाला। तो देखिएगा फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी आप इसको कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार खुद से करने की इसको कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 या √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कहाँ निरूपित करना है? संख्या रेखा पर। तो पहले हम क्या बनाएंगे? संख्या रेखा पर। मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगा, ठीक है, वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, जब भी यहाँ पे √3 रहो या √7 हो, कुछ भी हो, या √5 की जगह पर √3 हो, √7 हो, तो जैसा मैं अभी बता रहा हूँ ना, वैसी की वैसी ट्रिक लगने वाली है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके सामने, ये सवाल पूरी प्रश्नवाली में, पूरे चैप्टर में, पूरे पाठ में केवल एक ही सवाल है ऐसा। ठीक है, तो इसको अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस प्रकार के सवालों में पहले क्या करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, आप सभी को पता होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे अपन। तो ये हमारे पास बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और इसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आपको पता होगा वैसे, है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब आपको जो यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी, नंबर जो भी दिया रहेगा, √3 हो, √7 हो या √5 हो, उसको आपको कर्ण मानना है। क्या मानना है? कर्ण मानना है। और लंब को हमेशा क्या मानना है? एक मानना है। क्या मानना है? हमेशा एक मानना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ PQ
और आर, इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। क्या करना है आपको, पहले जो यहाँ पे जो नंबर दिया, पहले तो क्या करना है आपको, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, संख्या रेखा पर किसको निरूपित करना है, √5 को निरूपित करना है, ठीक है। तो है ना, √5 को निरूपित करना है, तो पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ नंबर दिया रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। फिर उसके बाद लंब को हमेशा क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे हमेशा। इस प्रकार का सवाल यदि आता है तो हमेशा हम लंब को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, लंब का जो वैल्यू मानेंगे वो 1 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगा है ना, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है ना। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास, देखो इस त्रिभुज में है ना, पाइथागोरस प्रमेय में है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेगा कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज यहाँ पे भी लिख दीजिएगा पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, पूरा ऐसा लिखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कहाँ पर, ये रहा, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, √5 है ना, कितनी है, √5 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कर्ण पी आर है ना, तो इसको हम ऐसा कैसे √5 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, √5 लिख दिया, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, √5 है ना, तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ पे देखो एक काम और भी कर सकते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है। पी आर है ना, पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी आर की वैल्यू √5 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी आर लिख दो, ये पी आर है ना, ये मतलब इसकी वैल्यू कितनी, √5 दी हुई है, ठीक है। लंब कितना दिया हुआ, लंब ये रहा लंब, ये यहाँ से यहाँ तक लंब कितना दिया हुआ है, 1 है ना, तो इस तरह से, ठीक है। आधार कितना दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, इसका स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर होगा ना, पी आर का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 1, तो 1 लिख दिया। आधार कितना दिया हुआ, आधार जो है हमारे पास नहीं है, आधार है कि हमारे पास नहीं है, तो अब हम आधार कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी है, ये बताओ मुझे पहले, पी आर की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, तो देखो पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, √5 है, कितनी है, √5, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी है, पी आर स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी है वो √5 है, ठीक है, कितनी है, √5। तो मुझे बताओ आप यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे कि √5 आ जाए, आपके पास क्या आ जाए, √5 आ जाए, ठीक है। जैसे इस पूरे की वैल्यू क्या दी हुई है, इस पूरे की वैल्यू दी हुई है √5, कितनी दी हुई है, √5। तो अब आप क्या करोगे, देखो पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, √5, ठीक है। तो देखो एक काम ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, देखो ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे कर्ण का स्क्वायर, मैं कर्ण का स्क्वायर करूंगा तो बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह से ना। तो जो कर्ण पे स्क्वायर था इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर, तो इसको मैं बराबर के इधर लाया तो ये वर्ग में बदल गया, किस में बदल गया, √, में बदल गया। ये जो वर्ग था यहाँ पर, इसको मैं ना किस में बदल गया, √, में बदल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे भी बता सकता था, पर मैं आपको देखो सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने सिंपल तरीके से समझ में आ जाए वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर्ण आपको कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, ठीक है, तो √5 लिख लो, ठीक है ना। अब देखो ये याद रखना आप, ये कहाँ से आया, ठीक है, ये वाला जो √, ये ना यहाँ पे वर्ग था ना, तो वर्ग था तो बराबर के इधर लाते हैं तो ये √, में बदल जाता है, करणी में बदल जाता है, ठीक है। अब लंब कितना दिया हुआ, लंब आपके पास 1 दिया हुआ है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, जैसे देखो ये बराबर लगा हुआ है ना, क्या लगा है, बराबर है, ठीक है। तो अब आपको क्या लाना है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू आपको पुट करना है, यहाँ पे ऐसा मान रखना है आधार का कि जो है इसमें यदि इन दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाए, √5 आपके पास आ जाए। तो बताओ मैं ऐसा नंबर कौन सा लूँ, कितना लूँ, 2 ले लूँ, क्योंकि 2 का मैं वर्ग करूँगा तो 2 दूना 4, और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो 4 और 1 5, तो √5 मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो मैं आपको कर, देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 को 2 बार लिखेंगे तो वही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और √5 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो हमने जो है देखो बेस कितना लिया, आपको पता होगा बेस जो आधार कितना लिया हमने, 2 लिया, कितना लिया,
2 लिया है। ठीक है, तो देखो √5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 और 1 5 √5। तो इससे निकला क्या, इससे हमको क्या पता चला, ये हमको क्यों करना जरूरी है, या हमने इसको क्यों किया, पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको क्यों किया, तो हमने यहाँ पर आधार निकालने के लिए किया। किसके लिए किया, कि हमको आधार पता चल जाए कि आधार क्या है। तो हमको पता चल गया आधार कितना है, 2 है। इसीलिए मैंने इतनी प्रोसेस की है। क्यों की है, क्योंकि मुझे आधार पता नहीं था, कर्ण मैंने यहाँ से उठा लिया था, लंब हमेशा एक मानना है, मेरे पास आधार नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, आधार निकालने के लिए प्रोसेस मैंने की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संख्या रेखा पर √5 को अब निरूपित करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम संख्या रेखा बना रहे हैं। देखो संख्या रेखा, ये आपको स्केल लेना है और किसी भी नाप के आपको लाइन खींच देना है। ठीक है, कितनी भी लंबी आप अपने कॉपी के हिसाब से खींच सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने लाइन खींच दी है। अब हम देखो यहाँ पे सेंटर में क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, मूल बिंदु हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाप लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, नाप लेंगे। ठीक है, तो 1-1 सेंटीमीटर का ले लेना। कितने, 1-1 सेंटीमीटर। जैसे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर का नाप है, ये 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का नाप, ये 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम ले सकते हैं। तो इधर आएगा 1 2 3 4 और इधर आगे तक जाएगा -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इधर भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये संख्या रेखा है हमारी। क्या है ये, संख्या रेखा। अब इस पर हमको क्या बनाना है, √5 को निरूपित करना। किसको, जो 5 है हमारे पास, ये √5, इसको हमको निरूपित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, जैसे मूल बिंदु जो हमारे पास है यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु ये वाला है ना, तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमें ना, आप याद रखिएगा संख्या रेखा पर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज कहाँ से बनाएंगे, मूल बिंदु से ही। हमेशा याद रखना 0 से ही हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, तो बताओ ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज का या आधार होगा या कर्ण होगा या लंब होगा, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, आधार ही होगा ना। क्या होगा, आधार है ना। किसी भी चीज किस पर टिकी होती है, जैसे समकोण त्रिभुज किस पर टिकेगा, आधार पे, है ना। तो यह आधार हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। तो हमारे पास आधार कितना था, आधार कितना था हमारे पास, अभी ऊपर किया था ना हमने, ऊपर किया था हमने, तो आधार कितना था हमारे पास, है ना। आधार कितना था हमारे पास, 2 था। कितना था, 2, है ना। तो 2 ही हम यहाँ पे, 2 था आधार लिया था हमने, यहाँ से सोल्व किया था तो कितना आया था, 2 आया था। तो हम यहाँ पे 2 ही लेंगे, क्या करेंगे, 2 ही हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यहाँ से 0 से लेकर 2 तक हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम लेंगे, ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब जो ये 2 है, 2 से ही हम लंब खींचेंगे। यहाँ से कितना लंब खींचेंगे, बताओ लंब कितने सेंटीमीटर का खींचूंगा मैं। देखो अभी हमने यहाँ पे माना था लंब, माना था क्या, कितना माना हुआ था, 1 सेंटीमीटर माना हुआ था। ये जो ये रखा है ना, 1 सेंटीमीटर माना हुआ था। तो बस हम 1 सेंटीमीटर क्या लेंगे, लंब लेंगे। क्या लेंगे, लंब। तो कहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं लंब खींच देता हूँ, पर नाप से खींचना 1 सेंटीमीटर। कितने, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का नाप से हम खींच देते हैं लंब। तो ये लंब मैंने 1 सेंटीमीटर का जो है खींच दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसको नाम भी दे देते हैं हम, P। क्या नाम दे देंगे, P, इसको नाम दे देंगे। तो इसको P दे दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, मिला दो। चलो देखो, तो ये क्या बन गया, अब देखो P, इसको हम Q नाम दे देते हैं ना, PQ। ठीक है, और इसको, ये तो 0 है तो इसको हम R नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो PQR यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रकार लेना है। क्या लेना है, प्रकार लेना है। प्रकार में जो है क्या करना है, प्रकार में पेंसिल को रखना है और बराबर नाप लेना है। क्या लेना है, बराबर, इस तरह से लेना है कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो है, जो ये जो प्रकार की नोक है, हम इसको यहाँ रखेंगे, बिंदु आर पर। ठीक है, बिंदु आर पर रखेंगे और बिंदु पी पर पेंसिल की नोक रखेंगे। बिंदु पी पर क्या रखेंगे, पेंसिल की नोक हम रखेंगे। ठीक है, और एक चाप काट देंगे। क्या काट देंगे, एक चाप, यहाँ से ले जाके एक चाप नीचे काट देंगे। ठीक है, ये चाप काट दिया, काट दिया। कहाँ रखा, बिंदु आर पे रखना है और जो पेंसिल की नोक है बिंदु पी पर रखना है और एक ऐसे चाप हम काट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे पास जो ये पॉइंट आया है, ये संख्या रेखा पर ये जो पॉइंट आया है, यही क्या है हमारे पास, यही √5 है।
यही क्या है, √5 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस यही हमको करना था, संख्या रेखा पर बताना था। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम में करना है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर में, 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में नहीं आता है, 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आपको ऐसा पूरा हल करना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, वैसा वैसे ही आपको ये पूरा हल करना है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ना, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पे आप थोड़ा सा उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सिंपल यहाँ बताया है। ठीक है, तो ये देखो सिंपल ही तरीके से किया है मैंने, तो आप इसको कीजिएगा। और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप रिटर्न कीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। पहले क्या करना है, पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। देखो शुरू से मैं बता देता हूँ, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। फिर आपको लंब आपके मन से मान लेना है 1, और कर्ण जो है यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा वही मानना है आपको। ठीक है, आधार निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण रहेगा उसका स्क्वायर जो है ये वर्ग इधर दे दोगे, तो ये √ में बदल जाएगा इधर। ठीक है, √ में बदल गया, बस लंब रख देना 1 है। आधार जो है आपके मन से आपको रखना रहेगा, मतलब कर्ण आप क्या मान लोगे, कर्ण तो ये रहेगा √5, तो हमको क्या लाना है, √5 लाना है। मतलब वर्ग के अंदर जो करनी दी हुई है, इस वर्ग कर्ण रूट के अंदर हमको ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है कि इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाए, √5 आ जाए। तो इन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना चाहिए, 2 दूनी मतलब 4 रहना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब दोनों। तो मैं क्या रखना चाहिए, मुझे आधार 2 रखना चाहिए। तो मैंने आधार ले लिया 2। 2 का स्क्वायर मत कर देना, 2 का स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, 2 का स्क्वायर मत करना। यहाँ पे आधार केवल 2 ही रहेगा, 4 नहीं रहेगा, आधार 2 रहेगा। ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तब 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब आधार का स्क्वायर करें ना, आधार कितना है, 2 है। 2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तभी तो 4 आएगा। ठीक है, तो आधार निकालने के लिए मैंने इतना प्रोसेस की है, बेस को निकालने के लिए। फिर संख्या रेखा पर हम निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन पर निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे 0 से हम क्या करेंगे, जितना भी आधार रहेगा उतना आधार हम ले लेंगे। अभी हमारे पास आधार कितना निकाला था, 2 सेंटीमीटर हमने निकाला था। तो 2 सेंटीमीटर का आधार ले लिया, और जहां से आधार खत्म होता है वहां से ही लंब डाल देंगे। कितना डालेंगे, हमेशा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, और बिंदु पी पर रखेंगे, और एक चाप काट देंगे। क्या काट देंगे, एक चाप काट देंगे, और ये बिंदु आएगा, यही हमारा √5 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही करना है। अब देखो √5 की जगह √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस यही रहेगी। क्या रहेगी, प्रोसेस बिल्कुल यही रहने वाली है। जैसा मैंने यहाँ पे किया है ना, वैसा ही आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ये करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन दिया √3 को क्या करना है, आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किसको, √3 को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करके मुझे बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो √ कीजिएगा आप। बहुत सिंपल सवाल है और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है। ठीक है फ्रेंड, और इसको नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा, वैसा का वैसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं सभी को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे ही मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास ला पाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होता है कि फिर मैं डीमोटिवेट होने लगता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि नहीं अब रहने दो, नहीं बनाते, बच्चों का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ना। तो प्लीज़ आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा सकूँ। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट पूरा कोर्स कराऊंगा क्लास 9th का। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।